हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सभी क्वेश्चन हिंदी में हैं और साथ ही साथ मैं उसकी इंग्लिश भी आपको बताती जाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, कि कोशिका झिल्ली कैसे बनी होती है। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि कोशिका झिल्ली के लिए एक सिद्धांत जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तरल द्रव प्रारूप की हम बात करते हैं, जो कि सिद्धांत हमें ये कहता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना आप में क्या होता है, लिपिड की बाई लेयर होती है। लिपिड की बाई लेयर होती है जिसमें प्रोटीन कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। कि जिस तरीके से गुलाब जामुन के अंदर जिस तरीके से चाशनी के अंदर गुलाब जामुन होते हैं, उसी तरीके से कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड के अंदर प्रोटीन होते हैं। तो चाशनी आप मान सकते हो लिपिड, और जो गुलाब जामुन है आप मान सकते हो प्रोटीन। मतलब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे अंदर और बाहर। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है, जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाती है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से पहचान दिलवाती है। जैसे शुक्राणु, एक जाति का शुक्राणु उसी अंडाणु की चिपकता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रोटीन को पहचान लेता है। तो जो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करवाती है। तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोलोगे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बनी होती है। आपको ये ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए हमने किसको एज ए मॉडल यूज किया था, तो हमने आरबीसी के ऊपर ये काम किया था, ध्यान रखना है। साथ ही साथ और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आपको याद रखना है, एक तो सैंडविच मॉडल किसने दिया, क्योंकि आरपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, किसने दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सैंडविच मॉडल की मैं बात करूं तो सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल और डेवसन। आप ध्यान रखना, डेनियल और डेवसन, लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगी। जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आप ब्रेड मान रहे हो वो तो है प्रोटीन, और बीच में जो तुम स्टिफिंग करते हो वो क्या है, लिपिड। तो ये तो क्या है, प्रोटीन। और ये बीच में जो हमने आलू भरे सैंडविच में, वो क्या है, आपके लिपिड। लेकिन कहीं ना कहीं ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ट्रांसफर को बता नहीं पाया, इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट मॉडल आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि इकाई झिल्ली सिद्धांत, जो कि दिया था रॉबर्टसन ने। ठीक है, रॉबर्टसन ने, कि जिस तरीके से कोशिका झिल्ली होती है उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी झिल्ली होती है। और 75 एंगस्ट्रॉम समथिंग उन्होंने उस कोशिका झिल्ली की मोटाई बताई थी। और तीसरा जो सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपकी दिया सिंगर और निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। मैंने इंग्लिश में भी इसके पहले क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ताकि एक तरीके से एक ही वीडियो में आपका पूरा रिवीजन सेल बायोलॉजी का हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिका झिल्ली की स्टडी के लिए आरबीसी हम एज ए मॉडल यूज करते हैं। सबसे सर्वाधिक सर्वमान्य जो सिद्धांत है वह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो कि कहता है कि जिस तरीके से चाशनी में गुलाब जामुन है या समुद्र के अंदर बर्फ के टुकड़े तैरते हैं, उसी प्रकार से लिपिड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसकी कोशिका झिल्ली की संरचना को बताने के लिए 3 मॉडल हम पढ़ते हैं, सैंडविच, यूनिट और फ्लूइड मोज़ेक। दो पहले वाले दो को किन्हीं कारणों से हमने उनको रिजेक्ट कर दिया था, और सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल डेनियल डेवसन ने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया। फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा हम अपने क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, मध्य पटलिका में कौन सा रासायनिक पदार्थ अधिकता से पाया जाता है। तो पहले तो मध्य पटलिका क्या होती है, तो मिडल लेमिला, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मिडल लेमिला, जब भी देखो
जैसे आप कोशिका विभाजन पढ़ते हो तब बोलते हो ना गोल्जी का एक पटलिका, प्लेट मेथड, तो सबसे पहले क्या बनती है, ये मध्य पटलिका बनती है और फिर इसके दोनों साइड क्या बन जाती है, आपके प्राइमरी सेल वॉल बनना स्टार्ट करती है और प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है तो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है और इस तरीके से ये कोशिकाएं बनके क्या होती है, तैयार हो जाती है किसके अंदर, पादप के अंदर, अगर मैं ढंग से बात करूं तो ये जो मध्य पटलिका होती है ना, इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट। आपने ये एनसीईआरटी में अच्छे से दे भी रखा है, तो वहां क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैक्टेट, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पैक्टिन, ठीक है। और मध्य पटलिका को बनाता कौन है, तो मध्य पटलिका को बनाता है गोल्जी बॉडी, ध्यान रखना कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी बनता है। दो सेल की, दो पादप कोशिकाओं के बीच में सबसे पहले मध्य पटलिका बनती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से स्तर में वृद्धि की क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है, कि ये जो सेल वॉल मैंने बताई इनमें से किसमें ग्रोथ करने की पावर होती है। तो देखो सीधी सी बात है, मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, ढंग से बने तो अच्छा है। ये तो बीच में मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है, वो जो लाइन है वो है मध्य पटलिका, ये जो बीच में लाइन ड्रॉ करी है वो है मिडल लेमिला, ये जो सबसे बाहर की तरफ बनाई है वो है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जब चीजें जमा होती है, डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं किसी दीवार के ऊपर पेंट कर रही हूँ, दीवार के ऊपर मैं कोई चीज चिपका रही हूँ कुछ ऐसा, तो वो होती है आपके सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी से भी अंदर की तरफ जो बनेगी, जो किसी किसी में होती है बाकी सब में नहीं होती है, वो होगी आपके टर्शरी सेल वॉल। और फिर क्या होगी आपकी जो लास्ट बचेगी, वो क्या होगी आपके सेल मेम्ब्रेन। कुछ इस तरीके से व्यवस्था होती है। तो ध्यान रखना, कोशिका इन सब में से जिसके अंदर वृद्धि की क्षमता होती है वो है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जैसे मान लिया ये कोई, यहाँ देखती हूँ, जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल है, इस प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, चीजों का जमाव होता है। चीजें कौन कौन सी भाई, वही पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, इनका आपके क्या होता है, ये जमाव होता है। और ये जमाव होते 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 जब यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें जम जाएगी ना, तब ये प्राइमरी सेल वॉल किस में बदल जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल में बदल जाएगी। मतलब ये परिपक्वता के साथ ये जो कोशिका भित्ति है वो घटती जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी। वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सभी टॉपिक के प्रोवाइड करूँ, लेकिन क्योंकि पोस्टिंग ऐसी जगह है, यहाँ बारिश का मौसम है, लाइट चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कंप्यूटर कभी नहीं चलता है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। देखो सबसे ज्यादा एंजाइम, अब बोलोगे मैडम ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो आप पेपर उठा के देख सकते हो, पिछले 5 साल के आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे ज्यादा एंजाइम जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सीधा सा रट्टालोजी वाला क्वेश्चन है। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वायवीय श्वसन वाले, ग्लाइको, आप जो पढ़ोगे ना क्रैब साइकिल और ये सारी चीजें, वो सब यही की हैं, तो सबसे ज्यादा एंजाइम इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, केवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, एनवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और आरपीएससी में भी बार बार, और नीट में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, ये अपना, मिनट थोड़ा ढंग का नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एक पेन सेलेक्ट कर ले, ये अंदर की तरफ ऐसे ऐसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है, ये मैंने आपको बना दिया। तो देखने में कैसा लग रहा है, सर्कल, तो कैसा होता है, सर्कुलर। आपको ये कमेंट याद रखना है, सर्कुलर, नेकेड, नेकेड का मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोटीन नहीं होगी, और तीसरा कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं न्यूक्लियर डीएनए की बात करूंगी तो वो लीनियर होगा, रेखीय होगा, द्विरज्जुकी होगा, और नेकेड नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपके हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कोशिकांगों के किस समूह में डीएनए पाया जाता है। तो वही क्वेश्चन अभी जो अपन ने किया था, तो किन कोशिकांग में आपके डीएनए पाया जाता है। तो सीधा सा आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, दो ही ऐसे हैं जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। और क्योंकि इनमें खुद का डीएनए है, खुद का 70S राइबोसोम है, इसीलिए हम इन्हें अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। और क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दे हैव ऑन डीएनए, खुद का डीएनए होता है, प्लस खुद का क्या होता है, राइबोसोम। और ध्यान रखना राइबोसोम होता कौन सा है इन दोनों के अंदर, 70S। कोशिका द्रव में जो होगा वो 80S है, लेकिन इनके अंदर जो होगा वो कौन सा होगा, 70S होगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या गोल्जी बॉडी है उसका काम क्या होता है। तो ध्यान रखना गोल्जी का जो मुख्य कार्य होता है वो है स्त्रावण के लिए पदार्थों को पैक करना, ये इसका मेन काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है। ध्यान रखना, यहाँ लिख रही हूं मैं, सेल सीक्रेशन हो, अगर आपसे पूछा जाए सीक्रेशन तो भी कौन करेगा, गोल्जी। सेल सॉर्टिंग, इधर से उधर सामान को भेजना, वो भी कौन करेगा, गोल्जी। ठीक है, सेल पैकेजिंग, ठीक है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो पैकेजिंग करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, तो ये भी प्रोटीन को पैक कर करके बाहर निकालता है। ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं, गोल्जी के होते हैं। पॉलीसेकेराइड कौन बनाएगा, जो कोशिका भित्ति के बनने में इनमें काम में आता है, तो पॉलीसेकेराइड भी कौन बनाएगा, गोल्जी बनाएगा। ठीक है, एक्रोसोम कौन बनाएगा, जो कि शुक्राणु का अग्रभाग होता है, तो एक्रोसोम भी कौन बनाएगा, गोल्जी बनाएगा। मिडल लेमिला कौन बनाएगा, तो आप क्या बोलोगे, मिडल लेमिला भी कौन बनाएगा, गोल्जी बनाएगा। और ईआर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये लाइसोसोम। तो आपके गोल्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्जी की अगर मैं पूरी राम कथा बतानी चाहूँ आपको, अगर तो ये देखो, ये हमारी सेल, ये सेल में इधर मैं थोड़ा साइड में बना रही हूँ, ये मेरा क्या है यहाँ पे, केंद्रक है, केंद्रक। केंद्रक पे ये मैंने पूरा बना दिया, बाकी यहाँ बीच बीच में क्या होते हैं, आपके रंध्र होते हैं। फिर आपको ऐसी यहाँ पे क्या दिखाई देती है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, ईआर। ईआर के बाद में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, ऐसी स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स कॉन्वेक्स और कॉन्वेक में। ये जो आपको है ये होता है गोल्जी, और फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा, लाइसोसोम। तो देखो ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को भी बता रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से बाहर की तरफ ये जो आपको शो हो रहा है, मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ, ये जो आपको शो हो रहा है, ये जो नलिकाओं का एक हिस्सा है वो क्या है, ईआर। और इस ईआर के ऊपर ये क्या लगे हुए थे, 80S राइबोसोम। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना आप, क्योंकि हर एक जो मैं बोल रही हूँ ना उसमें भी क्वेश्चन छुपे हुए। मैंने अभी कहा ईआर पे राइबोसोम 80S, तो ये भी क्वेश्चन है एक। ठीक है, यहाँ से ये पुटिकाएं निकलती है, यहाँ पर ये ट्यूब्यूल्स होती है, जो किसका पार्ट है, ईआर का ही पार्ट है। ये जो है ये क्या है, आपके गोल्जी, और ये जो बना है वो क्या है, लाइसोसोम। सीधा सा समझने की कोशिश करो आप, जो भी प्रोटीन है वो राइबोसोम बनाता है, और ये प्रोटीन यहाँ पर आ जाएगी, ये प्रोटीन पुटिकाओं के रूप में, वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलेगी और गोल्जी के अंदर जाएगी। प्रोटीन यहाँ से किसके अंदर जाएगी, गोल्जी। इस प्रोटीन के अंदर जो भी बदलाव होंगे, जो भी मॉडिफिकेशन होंगे, कोई चीज जोड़नी है, कोई हटानी है, मतलब उसको पैक जो करना है वो कौन करेगा, गोल्जी। और जब यहाँ से ये बाहर निकलेगी तब वो प्रोटीन क्या हो जाएगी, काम की बन जाएगी। मतलब ईआर से प्रोटीन जो निकली है वो अभी नई नहीं है, उसका कोशिका में कोई काम नहीं है, उसे काम लायक बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, गोल्जी में। गोल्जी में उसमें ग्लाइकोसाइलेशन जैसी प्रक्रियाएं होंगी और वो पैक्ड हो जाएगा, और फिर वो क्या होगा, गोल्जी से बाहर निकलेगा।
गोल्जी से बाहर निकले के बाद में गोल्जी उसके भविष्य को निर्धारित करेगा कि उसकी जरूरत कोशिका के अंदर है या कोशिका के बाहर, मतलब उसको उसका सिक्रेशन कहाँ होना है, उसको सेल के बाहर लेके जाना है या उसे लाइसोसोम बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, गोल्जी। तो इस तरीके से ये प्रोटीन आगे से आगे बढ़ती जाती है और ये काम होते रहते हैं। गोल्जी का वो हिस्सा जो कि ईआर के पास होता है उसे बोलते हैं सिस, और वो हिस्सा जो केंद्रक झिल्ली के पास होता है उसे बोलते हैं ट्रांस। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, मैंने बहुत ही कम समय में इसको समझाने की कोशिश की है। तो सेल सिक्रेशन, सेल सॉर्टिंग, सेल पैकेजिंग, ये सब चीजें कहाँ होंगी, गोल्जी। ठीक है, पैकिंग यहाँ पर होगी, इसको कहाँ भेजना है इसे, ये भी है। और इस क्योंकि गोल्जी ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी, इसलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की जैसे काम करता है कि तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, सबको ये बताता रहता है। माइक्रो डायरेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, तो अलग अलग तरीके के नाम हम इसको दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है केंद्रक झिल्ली किससे उत्पन्न होती है। केंद्रक झिल्ली किससे उत्पन्न होती है, सीधा ध्यान रखना, अभी हमने कहा केंद्रक झिल्ली है ईआर से उत्पन्न होगी, ईआर आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये देखो, डबल मेम्ब्रेन होता है, सबको ही पता है। गोल्जी के ऊपर कितनी कितनी मेम्ब्रेन होती है, सॉरी गोल्जी नहीं, हरित लवक के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है, तो आप बोलोगे डबल। इसके अंदर आपके बना देते, एक मिनट, ये देखो ऐसा कुछ सिक्कों की ढेर जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये सिक्कों की ढेर जैसी कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कि जो सिक्कों का ढेर है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। और ये इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अंदर ये कुछ भरा हुआ रहता है, अंदर जो भरा रहता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब बोलते हैं स्ट्रोमा, जिसमें एंजाइम वगैरह होते हैं। तो देखो ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं थाइलेकोइड। आप सबको ये चीजें आती होंगी, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश। और ये जो पूरा थाइलेकोइड एक सिक्के का ढेर बना रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ये पूछ रहा है यहाँ क्लोरोफिल कहाँ है भाई, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल कहाँ है, स्ट्रोमा में है, पायरिनोइड में है, कहाँ है। तो सीधा सा ये जो थाइलेकोइड है ना, एक थाइलेकोइड अगर मैं बनाना चाहूँ, इधर बनाती हूँ देखो, एक थाइलेकोइड में बनाना चाहूँ तो एक सिंगल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अरे यार क्या है ये, ढंग से नहीं बन पाता, फैन इधर से उधर भागने लग जाता है। एक की मैं बनाऊं स्ट्रक्चर तो ये थाइलेकोइड ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ये इसका क्या होगा, मेम्ब्रेन वाला हिस्सा, ये इस थाइलेकोइड की क्या है, ल्यूमन, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हो। ये जो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान रखना। तो कहाँ पाया जाएगा, ये इधर इधर इधर, ये इधर इधर यहाँ पे पाया जाएगा। तो सीधा सा आंसर, यहाँ थाइलेकोइड तो है नहीं, तो क्या बोलोगे, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। स्ट्रोमा में नहीं होता है, स्ट्रोमा में तो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, राइबोसोम होता है, कौन सा 70S, और क्या होता है, डीएनए होता है। ध्यान रखना, ये सब चीजें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट, वसा विलय और अन्य हानिकारक पदार्थों का ईआर में डिटॉक्सिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो किया जाता है वो किया जाता है साइटोक्रोम P450, नाम याद रखना। और ये जो साइटोक्रोम बाकी है ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसके अंदर हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इनका कोई भी रोल नहीं है। और मैं बात करूं डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन सी ईआर करती है, तो SER करती है, ये भी आप ध्यान में रखना। दो तरीके की ईआर होती है, ईआर दो तरीके की होती है, एक होती है SER, एक होती है RER। लिपिड बनाने का जो काम करती है वो करती है SER, और प्रोटीन बनाने का जो काम है वो कौन करती है, RER। क्यों, क्योंकि इसके पास इसकी सतह पर 80S राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से, ध्यान रखना।
और ये स्मूथ होती है, यहाँ कुछ नहीं होता। ये क्या करती है, लिपिड का काम और डिटॉक्सिफिकेशन, विष के प्रभाव को खत्म करने का कार्य वो करती है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या होती है? सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या होगी? आप ये अच्छे से मुझे, ये क्वेश्चन तो आप खुद भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप खुद बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, या तो 9+2 होगा या 9+0 होगा, आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम किस क्रिया से संबंधित है? तो पेरोक्सिसोम का जो मेन काम है, एक तो आपके जो प्रकाशीय श्वसन होता है उसके अंदर काम आता है, फोटो रेस्पिरेशन में, और एक है जो आपके H2O2 है उसके विघटन में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके विघटन में ये काम में आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? राइबोसोम, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में किस में समानता नहीं है? तो समानता क्या नहीं है? तो देखो, समानता नहीं है पूछिए तो पहला स्टेटमेंट देखो, दोनों जंतु कोशिका में, क्या ये सही है? हरित लवक तो कहाँ पाया जाता है? प्लांट में, और ये कहाँ पाया? दोनों, इसमें दोनों जंतु कोशिका में, दोनों जंतु कोशिका में नहीं होते, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तो सही है, दोनों में आनुवंशिक पदार्थ होता है, दोनों यूकेरियोट में होता है, ये भी सही है, दोनों पादप में होता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों जंतु में नहीं होते। नेक्स्ट है, किस जोड़े में इकाई झिल्ली नहीं है? तो वो जोड़ा ढूंढना है जिसमें दोहरी झिल्ली है। केंद्रक पे तो होती है डबल, ईआर पे होती है सिंगल, तो ये नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल, हरित लवक पे भी डबल, तो इकाई झिल्ली नहीं पाई जाती, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। राइबोसोम पे झिल्ली होती ही नहीं है, और गोल्जी और लाइसोसोम पे एक एक झिल्ली होती है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके 16 क्वेश्चन, 70S प्रकार का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 70S का राइबोसोम आपका पाया जाता है प्रोकैरियोट में, हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, तीनों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे पाया जाता है। यूकैरियोट में नहीं पाया जाएगा, केंद्रक में नहीं पाया जाएगा, केंद्रक में ATS होता है, ER के ऊपर भी ATS होता है, यूकैरियोट कोशिकाओं में भी ATS होता है। नेक्स्ट, काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो राइबोसोम में। कैसे? ये देखो, ये मैंने बनाया, सॉरी क्रोमोसोम पे बोल गलत दिया, क्या आपके क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ये जो सेंटर में संकीर्णन है वो क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के पास में डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर है, सर्कु तंतु है, वो इस क्रोमोसोम के किस हिस्से से जुड़ते हैं? काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का पूरा समुच्चय जो एक पेत्रक से एक इकाई के रूप में वंशित होता है, मतलब जो आगे जाता है, तो आपको पता है आगे जो जाता है वो जैसे शुक्राणु में है तो वो N होता है, अंडाणु भी N होता है, और जो आपके अगुणित कोशिकाओं का जो समूह होता है, उस अगुणित गुणसूत्र का जो पूरा समूह होता है उसे हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, तो गुणसूत्रों का वो पूरा सेट जो एक से दूसरे में जाता है वो क्या जाता है? जीनोम जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र का कौन सा भाग जीव की जीर्णता और कैंसर से संबंधित है? भाई ध्यान रखना, टीलोमियर। टीलोमियर बिल्कुल टर्मिनल जो पार्ट है उसकी लंबाई कम ज्यादा होती है, उससे हम बुढ़ापे और कैंसर है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय संकीर्णन के बाद के भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ये देखो मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था ऐसा, ये जो सेंट्रोमियर है ये होता है फर्स्ट संकीर्णन, कहीं कहीं पे यहाँ पर भी संकीर्णन होता है और फिर कुछ ऐसा भाग होता है, ये कौन सा है? सेकंड संकीर्णन। और सेकंड संकीर्णन के बाद का ये जो भाग है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुकेंद्री की गुणसूत्रों, मतलब यूकैरियोट की बात कर रहा है ये, कि टीलोमियर किन के छोटे छोटे अनुक्रमों के बने होते हैं, मतलब सीक्वेंस पूछ रहा है, तो सीधी आपको ध्यान रखना है गुआनिन प्रचुर, वहां पे गुआनिन आपके क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और टीलोमियर आपको बताया क्या होता है? ये अंतिम भाग होते हैं और इनकी लंबाई कम छोटी होती है, तो उससे हम जीर्णता या फिर कैंसर होने का अनुमान लगा सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपनी कक्षा में प्याज के मूलार्क प्रदान, रूट टिप क्या दी गई है? अनियन रूट
टिप आपने प्रैक्टिकल भी कर रखा होगा, ये अनियन रूट टिप का, और आपसे गुणसूत्रों को गिनने के लिए कहा जाता है, तो बताइए ऐसा आप निम्नलिखित में से किस अवस्था में आसानी से कर सकेंगे। मतलब गुणसूत्रों की स्टडी करनी है और आपको पता होगा ये हम कहाँ करते हैं, मध्यावस्था मतलब मेटाफेज के अंदर सबसे अच्छा करते हैं। ठीक है, अगर मुझे शेप देखनी होती कि उसकी आकृति शेप कैसी है, वी है, जे है, तो मैं क्या करती, एनाफेज। अंत्यावस्था मतलब क्या है भाई, टीलोफेज और प्रोफेज। तो ये अलग अलग अवस्था है। तो यहाँ गिनने की बात कर रहा है गुणसूत्रों को, तो आपको ध्यान रखना है मेटाफेज की हम बात करेंगे। नेक्स्ट, दो कोशिकाओं के बीच में अभिगमन मार्ग, मतलब दो सेल हैं तो दो सेल के बीच में ये जो कनेक्शन होता है ना, दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, जैसे दो कमरे आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, गेट लगा होता है दो कमरों के बीच में, वैसे दो कोशिकाओं के बीच में भी कुछ गेट जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, जिससे कि इधर का सामान इधर जाएगा, इधर का सामान इधर आएगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में ससीम केंद्रीय कोशिकाओं के समान एक कोशिका घटक होता है। ससीम केंद्रीय का मतलब होता है यूकैरियोट, और जीवाणु क्या होता है, प्रोकैरियोट। तो बताइए कि इस दुनिया में कोई प्रोकैरियोट है तो कौन है, सिर्फ बैक्टीरिया। और ससीम केंद्रीय का मतलब क्या है, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में कौन सी संरचना पाई जाती है, उसकी जैसी पाई जाती है, तो वो प्लाज्मा झिल्ली है, ध्यान रखना। किसी भी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तो पाई जाएगी, ये उसका सार्वभौमिक कैरेक्टर है, यूनिवर्सल कैरेक्टर है। केंद्रक जीवाणु में नहीं पाया जाता, यूकैरियोट में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, अगर मैं बात करूं यूकैरियोट में भी, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जबकि सेल प्लांट सेल में पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में एक जैसा नहीं है, जीवाणु में 70 ऐसे तो यूकैरियोट में 80 ऐसे, उन्होंने मतलब कोशिका दोनों में एक जैसा पाया जाए तो वो क्या पाया जाता है, एक जैसा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट आता है 25वां क्वेश्चन, मिलान कीजिए क्या है, कौन सी संरचनाएं हैं, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो। तो देखो क्रोमेटिन सबसे ज्यादा पहले बता दीजिए। गुणसूत्र, गुणसूत्र का जो गुच्छा है, जो धागा है, उलझा हुआ धागा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए की संगठित संरचना। तो डी का सेकंड, डी में क्या आएगा, सेकंड, तो डी में सेकंड तो 3 जगह आ रहा है। नेक्स्ट, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड मैंने आज ही बताया आपको कि स्ट्रोमा में जो झिल्ली में कोष होते हैं, स्ट्रोमा कहाँ था भाई, क्लोरोप्लास्ट में। तो ए में क्या आएगा, थर्ड। ए में थर्ड भी देखो, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, मतलब तीसरा चौथा कोई सा भी हो सकता है। क्रिस्टी, क्रिस्टी कहाँ, क्रिस्टी आते हैं आप बोलोगे मैडम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अंदर वाली झिल्ली अंगुलीनुमा उभार बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो बी में क्या होगा, आपके 4 होगा, तो बी में 4 थर्ड में ही है, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर होगा। और सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी क्या है, गोल्जी उपकरण में जो डिस्क नुमा कोश है, जो मैंने आपको ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी ना, यू ऐसा, ये क्या होता है, सिस्टर्नी होती है। क्या होती है ये, सिस्टर्नी, ऐसे बढ़ती जाती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसा आपके। नेक्स्ट, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, मतलब सब एंजाइम है। हाइड्रो लिपिड को तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, ये सब होते हैं आपके लाइसोसोम में। किस पीएच पे काम करते हैं, पीएच 5 पे काम करते हैं, ये ध्यान रखना। कितने पीएच पे काम करते हैं, 5, एसिडिक होते हैं सारे। नेक्स्ट, एक छात्र कोशिका के विभिन्न भागों को आंशिक रूप से अलग अलग करके टेस्ट ट्यूब में लेकर उन्हें नामांकित करना भूल गया, मतलब अलग अलग पार्ट ले लिया उसने। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे एक झिल्ली से गिरा कोशिकांग मिला जिसमें कैटेलेज एंजाइम है। सीधा सा पूछ रहा है कैटेलेज एंजाइम किसमें होता है, पेरोक्सिसोम में होता है, ध्यान रखना होता है पेरोक्सिसोम में। तो इसका आंसर ये हो गया। और कोई करेक्टर देता तो हम दूसरा देखते। फल भित्ति व दलों के रंगों का कारण है, तो ये होते हैं वर्णी लवक, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसकी वजह से दल, दल का मतलब वो पंखुड़ियां, रोज पेटल्स वगैरह ऐसे हम बात करते हैं ना, वो हरित लवक की वजह से हरा रंग आता है। अवर्णी लवक पदार्थों को संचित करने का काम करता है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अलग अलग होते हैं ना। नेक्स्ट है पैलाडे के कण क्या है, तो पैलाडे के कण राइबोसोम को कहा जाता है, क्योंकि पैलाडे ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, बिना केंद्रक के पौधे की कोशिकाएं कौन सी है, तो वो है चालनी कोशिकाएं, सीव ट्यूब, जो कि कहाँ पाई जाती है, जाइलम में पाई, सॉरी फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। मैंने 30 क्वेश्चंस आपको करवाए, काफी अच्छे क्वेश्चंस में
ने सेलेक्ट करके आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे इस भी आपको सेंड किया था। आपको ये पूरा अच्छे से याद करना है कि किसकी खोज किसने की। ठीक है, सेल की खोज किसने की? तो सेल की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की खोज किसने की? आप बोलोगे ल्यूवेन हॉक ने। सेल थ्योरी शील्डन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि शील्डन बॉटनी का है और स्वान कहाँ है? स्वान किसका है? जूलॉजी का। शील्डन इसका जर्मनी का ही था शायद, और स्वान का है ब्रिटेन का। सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी वो एक्चुअली में सेल वॉल ही थी, सेल नहीं थी। सैंडविच तीनों मॉडल में आपसे पहले डिस्कस कर चुकी। ईआर की खोज किसने की? पॉटर ने, क्योंकि आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपसे ये टेबल डिस्कस की। गोल्जी की है कैमिलियो गोल्जी ने। लाइसोसोम की है डी डुवे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की कॉलिकर ने, नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा ने। राइबोसोम की है पेलाडे ने, इसीलिए पेलाडे के कण भी से बोलते हैं। और सेंट्रोसोम की जो खोज की है वो है टी बोवेरी ने। सेंट्रोसोम प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता, ओनली एनिमल के अंदर पाया जाता है, ध्यान में रखना। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो हर कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। दो तरीके का होता है, एक होता है 70S और एक होता है आपके 80S। 70 की 2 यूनिट होती है 50 और 30, और 80 की 2 यूनिट होती है 60 और 40, ध्यान में आपको रखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।